भाइयों बहनों को प्रणाम, जय हिंद। कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल जो है बच्चों की वजह से फ़ोन चार्ज नहीं था, तो जब शाम को फ़ोन चेक किया गया तो पता चला कि सिर्फ 3% बैटरी है। तो उस परिस्थिति में फिर रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो नौजवान क्रांति की इतनी सारी फ़ोटो मेरे पास आई है, इतनी सारी फ़ोटो मेरे पास आई है, और मैं बहुत सारे लोगों का नाम लेना भी चाहता हूँ, जो कल परसों लूँगा ही लूँगा। तो हम प्रोफेसर यशपाल को बड़ा थैंक यू बोलेंगे कुरुक्षेत्र से। हम रुपेंद्र सिंह को बरेली में बहुत थैंक यू बोलेंगे। बहुत बड़ा काम कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो। हम वानखेड़ा, अमर वानखेड़ा थाने, अगर तुम ऑनलाइन होगा तो मैसेज डालना। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो यार, बहुत मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और जो तुम अब लोग अपने आगे राजा लिख रहे हो ना, वो तुम लोग राजा हो ही यार। मुसीबत में, चुनौतियों के समय किसी के काम आना, किसी को दो रोटी खिलाना, क्योंकि मैं तो भूखा रहा हूं, मैंने भूख को देखा है कि भूख कैसी होती है। तो मैं तो बहुत, मेरा तो डार्क पीरियड जो रहा है उसमें मैंने देखा है कि भूख बहुत गंदी चीज होती है। और एक जमाने में तो मेरे साथ ऐसी स्थिति हो गई थी कि यार खाने का कोई व्यवस्था ही नहीं था। तो चुनौतियां जो होती है, संघर्ष, अच्छा, और हर आदमी के पास संघर्ष करने का जज्बा नहीं होता, देवी बात होती है। बहुत सारे लोगों के पास संसाधन नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास विजन नहीं होता। अगर विजन है और जज्बा है तो फिर संघर्ष बड़ा मजेदार होता है, बहुत मजेदार। लेकिन बड़े सारे लोग हैं जिनके पास कोई विजन नहीं, बेचारे क्या करें, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है, कहाँ जाए, क्या करें, कैसे खाएं। कुछ अच्छी खबरें चंडीगढ़ से आई हैं कि शायद उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर ली है। एक खबर बड़ी प्यारी सिंगापुर से आई है कि मई तक भारत कोरोना पर कब्जा कर लेगा और जुलाई तक संभवतः हम ओवरकम कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर करिश्मा है, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत थैंक यू। बड़े बेचारे डटे हुए हैं, लड़ाई जारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को पूरा सपोर्ट है इस मामले को लेकर, सरकार को पूरा सपोर्ट है। तो भारत में हर कोने पर मैंने देखा, जो फोटोग्राफ्स मुझे आई हैं, हर कोने पे लोग काम कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यार तुम लोगों को नमन है, बस समझ लो। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। गाना भजन था ना कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो अब जरूरत है लोगों को, अब परेशान है लोग, जरूरत है। और नीडी, एक वर्ड है नीडी। कभी कभी नीडी जो लोग होते हैं वो मांग नहीं पाते हैं। जैसे आप मंदिर के बाहर जाएंगे, मस्जिद के बाहर जाएंगे, वहां पेशेवर लोग बैठे होते हैं। आप डेली बांटने जाएंगे, वो डेली लेंगे आपसे। ऐसा मत करिएगा। आप जब भी मौलाना को दीजिएगा तो उनसे कहिएगा, मौलाना साहब से, कि मौलाना साहब जो नीडी लोग हैं, नीडी, जरूरतमंद, भिखमंगे नहीं है वो। इन दोनों वर्ड में बड़ा अंतर है, नीडी और भिखमंगा। तो आप ये बात मौलाना साहब से जरूर कहें कि, क्योंकि आप जो पुलिस स्टेशन में देंगे वो तो वो नीडी लोगों को देंगे, वो भिखारियों को भगा देंगे। वहां कोई भी आदमी पुलिस स्टेशन के सामने जाके भीख नहीं मांगेगा। तो अगर आप पुलिस स्टेशन पे देते हैं तो वो जरूरतमंद जो लोग सड़क पे जा रहे हैं और रास्ते में हैं वगैरह वगैरह, वो उनको पहुंचा देंगे, वो उनको दे देंगे। लेकिन जब आप मस्जिद में दीजिएगा तो ये बात मौलाना साहब को बोलिएगा कि जो नीडी लोग हैं, मान लीजिए वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली है, उनके लिए। क्योंकि बहुत सारे नीडी ऐसे होते हैं जो कभी हाथ नहीं फैलाते। मेरे एक दोस्त है, वो कंबल बांट रहे थे एक बार, तो एक मुसलमान को उन्होंने कंबल ऑफर किया, उसने लेने से मना कर दिया। उसने कहा भैया हम दी हुई चीजें नहीं लेते हैं, जबकि बड़ी बुरी दशा में था। मैंने उसको देखा, बहुत बुरी दशा में था, लेकिन नहीं दिया उस बंदे ने। कहा हम भैया अपनी जो चीज कमाते हैं वही यूज करें, हम किसी का लिया हुआ कोई सामान नहीं लेते। यार मैंने कहा यार तुम्हारे जज्बे को सलाम है और बड़ी अच्छी बात है। तो ये सब बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ठीक है, महासमर में आप जो योगदान दे रहे हैं वो खाली नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चीज देखिए, रिकॉग्निशन कोई दे ना दे वो माने नहीं रखता। कुछ लोग काम करते हैं कि लोग उन्हें जाने, इसलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि आप मेरा नाम कहीं मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप जिस एरिया के हैं वहां के आप राजा हैं, आप कहिए मैं प्रोग्राम चला रहा हूं। मैंने इसलिए वीडियो में कहा कि अगर मनोज इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद के राजा मनोज हैं।
ये मैं चला रहा हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। यहाँ इलाहाबाद का पूरा राम रहीम का प्रोग्राम मेरा है। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि आपको सुख की अनुभूति होगी, बड़ी एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत एनर्जी, इतना अच्छा लगेगा आपको। वो हार्मोन्स, वो जो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो रिलीज होंगे और बहुत अच्छा लगेगा, बड़े बड़े काम करेंगे। और कहते हैं ऐसे ही छोटे छोटे कामों से आदत पड़ती है तो फिर आदमी बड़े बड़े काम करता है। तो अभी आगे हम लोगों को साथ मिलकर बड़े सारे काम करने, तो हम उसमें भी साथ में ही रहेंगे। बाकी नौजवान क्रांति का 32वां एपिसोड आज हम डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत आलिम आदमी, लेकिन समझदारी नहीं थी उस आदमी के पास। कुछ नहीं होता, कबीर कभी गए ही नहीं स्कूल, कबीर कभी स्कूल ही नहीं गए। पंडित विद्याधर को हरा दिया उन्होंने शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ में हरा दिया। राजा क्या नाम है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस उनसे हार गया, रामकृष्ण परमहंस ने उनको हरा दिया। जबकि केशव चंद्र सेन बहुत बड़े विद्वान थे, रामकृष्ण परमहंस कभी स्कूल ही नहीं गए। तो ये सब जो होता है ना, वो बड़ी समझदारी जो चीज है, समझदारी, बहुत पढ़े लिखे लोग। और हिंदुस्तान में तो ये रहा ही कि जितने पढ़े लिखे शासक थे वो सफल हो ही नहीं पाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो पहली गलत कदम उठाया, राजधानी, उसके दरबारियों ने उससे कहा था कि सर अगर आपको इतना बड़ा साम्राज्य है भारत में, तो अगर आप चाहते हैं तो एक और राजधानी बना लें, उज्जैन बना लें। चंद्रगुप्ता सेकंड विक्रमादित्य ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। अंग्रेजों ने दो दो राजधानी रखी, कलकत्ता रखा, एक शिमला रखा। तो दो राजधानी का कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, लेकिन उसका मानना था कि उज्जैन को राजधानी बनाया जाए। उसका यह मानना था कि उज्जैन को राजधानी बनाया जाए। लेकिन खैर मोहम्मद बिन तुगलक ने इस बात को पर ध्यान नहीं दिया और पहली गलती वो कर डाली जो बड़ी महंगी साबित हुई उस व्यक्ति के लिए। दूसरी गलती टोकन करेंसी, वो तो बहुत ज्यादा महंगी साबित हुई। तीसरी गलती खुरासानी अभियान का सपना, वो तो ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं है, वो ब्लंडर है। इतनी सारी गलतियां करने के बाद जब खजाना खाली हो गया मोहम्मद बिन तुगलक का, ट्रेजरी में पैसा ही नहीं, तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, अब पैसा तो इकट्ठा करना है, इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री में इनकम का सबसे बड़ा सोर्स एग्रीकल्चर। तो फिर उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब प्री दिया होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक डिपार्टमेंट बनाया दीवाने आमिर कोही, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। दीवाने अर्ज किसने बनाया? बलबन ने। लेकिन स्टैंडिंग आर्मी किसने खड़ी की? अलाउद्दीन ने। दीवाने आमिर कोही नाम का एक नया डिपार्टमेंट बनाया इस आदमी ने, अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कृषि में इसने R&D शुरू की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया। बहुत बड़ी रकम डिपार्टमेंट को दी कि यार कृषि में डेवलपमेंट के साथ बताओ कैसे कृषि में और विकास हो, कैसे एक साथ दो दो फसलें पैदा कर दी, कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ये सब बताओ। इंडिया में राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया गांव को भेजता हूं और 1 पैसा पहुंचता है। अभी कई सारी जगह से खबर आई है कि बड़े सारे हमारे जो सप्लाई ऑफिसर्स हैं वो सामान बेच दे रहे हैं किसी और। बड़े सारे तो नहीं होंगे, 1 ही 2 होंगे, लेकिन सर पैसा नेसेसिटी है, ये जान लीजिए। और पैसा कमाइए खूब, तो ऐसा करिए कि रोटेट हो। जैसे आप अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए साल में कमा रहे हैं, तो आपकी वजह से कम 1000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे पैसा कमाइए। पैसा कमाना बुरा है नहीं,
नेसेसिटी है, और पैसे को रोटेशनल वे में कमाइए कि आप तो कमा ही रहे हैं, आपके साथ साथ 1000 लोग और कमा खा रहे हैं, 1000 परिवार और चल रहे हैं। क्योंकि आनंद आपको बाहर से कभी नहीं मिलेगा। जब मैं बुद्ध पढ़ा रहा था, मैंने कहा था तृष्णा, सारे दुखों का रीजन क्या है? तृष्णा, कि बाहर है सुख, आईएएस बन जाएंगे तो सुखी होंगे, आज सुखी होंगे तो आईएएस बन जाएंगे, आज मस्त रहेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, दिमाग शांत रहेगा, कनेक्टिविटी होगी, कोरिलेशन होगा, कंसोलिडेशन होगा। आज सबसे ज्यादा टेंशन पढ़ाई में क्या है? लोग मन से अशांत है। उस अशांत मन से जब वो किताबों को पढ़ रहे हैं तो कनेक्टिविटी बन ही नहीं पा रही, क्योंकि मन शांत है ही नहीं, कंसोलिडेट हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि हजम हो ही नहीं रहा, तो कॉन्सेप्ट्स बन ही नहीं पा रहे। अब चूंकि ना कॉन्सेप्ट बन रहा है, ना कनेक्टिविटी बन रही है, ना कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और बड़े सारे केसेस में ये फील होता है कि मेरी गलती है ही नहीं, क्योंकि बड़ा सारा समाज ये कहता रहता है कि यार ये कोचिंग सही नहीं पढ़ाई, ये टीचर सही नहीं पढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं होता सर, सारी कोचिंगें अच्छी हैं और सारे टीचर, मुझे आज तक कोई खराब टीचर मिला ही नहीं। सारी कोचिंगें अच्छी और सारे टीचर अच्छे, सब अच्छा पढ़ाते हैं। आपको किसकी भाषा समझ में आती, ये आपका जो बहाना होता है ना स्टूडेंट लॉबी का, कि हम उस कोचिंग में पढ़ाते हैं, सर वहां भी अच्छा ही पढ़ाया गया होगा, आपको समझ में नहीं आया, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर, तो इसने डिपार्टमेंट खोला, 3 साल तक एक्सपेरिमेंट चलता रहा, पैसा बढ़ा दिया इसने जमकर, अधिकारी पैसा खा गए। 3 साल तक जब कोई रिजल्ट नहीं आया, इसने डिपार्टमेंट बंद कर दिया। इंपेशेंट था, गुस्से वाला था, इंपेशेंट था, सारी बुराइयां। एक राजा के अंदर जो नहीं होना चाहिए, गुस्सा, क्रोध, इंपेशेंस, ये ध्यान, ये योग आज कैपिटलिस्ट युग में लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बचपन से दिमाग को दौड़ना सिखाया गया है, भागना सिखाया गया है। और ध्यान का मतलब पेशेंस होकर बैठना, और वो आपको बैठने नहीं दे रहा है, वो आपको योग करने नहीं दे रहा है, वो आपको किताब पढ़ने नहीं दे रहा है। कुछ चीजें हैं जो राजा के अंदर नहीं होनी चाहिए, या जिनको राजा बनना है उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। सिराजुद्दौला में क्या है? इंपेशेंस है, एंगर है। टीपू सुल्तान में क्या है? इंपेशेंस है, एंगर है, सजा भुगतनी पड़ी। इसने इंपेशेंस में डिपार्टमेंट बंद कर दिया, जो रहा सहा पैसा ट्रेजरी में था वो भी चला गया। चौथी गलती, अब बिना पैसे के राज्य चल ही नहीं सकता। जिस आदमी को भरा पूरा खजाना मिला रहा हो, शायद इस आदमी की वजह से नॉर्थ इंडिया में एक कहावत पैदा हुई कि पूत सपूत तो का धन संचय, इफ द सन इज गुड देयर इज नो नीड टू होल्ड द मनी, और पूत कपूत तो का धन संचय, इफ द सन इज इडियट देन आल्सो देयर इज नो नीड टू होल्ड द मनी। पूरा भरा खजाना मिला इस आदमी को, भरा हुआ खजाना खाली हो गया। खाली हो गया तो अब इसके पास कोई चारा नहीं था टैक्स बढ़ाने के अलावा, इसने टैक्स बढ़ा दिया। खासकर दोआब रीजन में टैक्स बढ़ा दिया इसने टैक्स बढ़ाया, किस्मत खराबी थी, जैसे ही टैक्स बढ़ाया दोआब में अकाल पड़ गया। भाई टैक्स बढ़ाया, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो लोगों ने, फेमाइन पड़ गया तो लोगों ने पैसा देने से कहा कि हम बढ़ा हुआ टैक्स नहीं देंगे। इसने आर्मी लगा दी कि जबरदस्ती लेकर आओ टैक्स। इसने जब आर्मी लगा दी तो दोआब के लोगों ने विद्रोह कर दिया। सुनिएगा बड़ी जबरदस्त बात, दिमाग की स्थिति देखिए इस आदमी की, खुद को भी चेक करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए। आपने टैक्स बढ़ाया, फेमाइन बढ़ा, लोगों ने कहा कि भैया हम बढ़ा हुआ टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो
आपको वहीं समझ जाना चाहिए। इन्होंने आर्मी लगा दी कि जबरदस्ती लेकर आओ, जैसे आर्मी लगाई लोगों ने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। जब लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, अब बड़ी मजेदार घटना है, when the people of Doab revolted, he called back the army. उसने आर्मी वापस बुला ली कि नहीं नहीं कोई ताकत का प्रयोग नहीं करेगा। और फिर लोगों को उस अकाल से बचने के लिए इसने तत्कावी लोन दिए। जब लोन ही देना था लोगों को, तो आर्मी लगाकर सप्रेशन करने की क्या जरूरत थी? उन लोन को कहा गया सोंधर लोन्स। राजा और प्रजा एकदम क्लियर हो गई कि पागल है ये गलती नहीं करता, ये ब्लंडर नहीं करता, ये पागल है। जो शरीर से बहुत मजबूत है और मन है ही नहीं, वो मजदूर। जो मन से बहुत मजबूत है, शरीर कमजोर है, वो विद्वान। और मन और शरीर दोनों से जो मजबूत है, वो राजा। और मन और शरीर के जो ऊपर चला जा गया है, जिसने अपनी कॉन्शियस पकड़ ली है, वो संत। आईएएस की तैयारी करते लोग हमारे यहाँ, आईएएस मतलब राजा। तो राजा का व्यक्तित्व भी डेवलप करिए। यहाँ बहुत सारे लड़के स्टूडेंट्स रहते हैं दिल्ली में। अब आप दूर दराज इलाकों से आए हैं, आपके गांव से कोई आदमी दिल्ली घूमने आया है, कोई हॉस्पिटल आया है, उसकी मदद कर दी, घूमने आया, आप उसको 4 दिन अपने पास रखे हुए हैं, अंडा करी बना के खिला रहे हैं। 2 तरह से लोग आ सकते हैं, एक हॉस्पिटल के लिए आ सकता है, एक घूमने के लिए आ सकता है। जो घूमने के लिए आ सकता है उससे बोले कि भैया मैं कहीं और हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं बिजी हूं, मैं खाली नहीं हूं। राजा बनना है तो राजा का व्यक्तित्व डेवलप करना पड़ेगा। राजा को आइसोलेशन में, जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी है देखो, सबको सिविल लाइंस में रखा जाता है, किसी को आम आदमी के साथ नहीं रखा जाता। अभी कल नोएडा में पीछे एक ग्रुप में लोग पकड़े गए, 10-12 लोग ताश खेल रहे थे बैठ के, बहुत मारा पुलिस ने। ध्यान कर लो, साधना कर लो, किताब पढ़ लो। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने वो जो लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, उसकी सारी किताबें फ्री कर दी, आप अपलोड कर सकते हैं किताबें। अधिकारियों को भी महसूस हो गया और प्रजा को तो खैर हो ही गया कि ये पागल है मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर शुरू हुआ विद्रोह, रिवोल्ट। सागर का इसका एक गवर्नर था, उसने विद्रोह किया तमिलनाडु। ये बड़ा आर्मी लेकर विद्रोह को दबाने के लिए, हाँ, इसने एक सेना भेजी विद्रोह को सप्रेस करने के लिए, रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए इसने एक सेना भेजी। जिस सेना को इसने रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा, वो सेना रिबेल के साथ मिल गई। फिर तो बहुत गुस्सा आया इसको। इसका यही खतरनाक है, इसका गुस्सा खतरनाक है, इसका इंपेशेंस खतरनाक है। तमिलनाडु में विद्रोह हुआ, मथुरा के आसपास, इसने सेना भेजी, सेना विद्रोहियों से मिल गई, इसको बहुत गुस्सा आया। इसने दूसरी सेना ली और इसने कहा मैं खुद जाकर दोनों को पनिश करूंगा। और जैसे देवगिरी पहुंचा, इसकी सेना में प्लेग फैल गया। किस्मत देखिए, इसको भी हो गया, किसी तरह जान बची इसकी, जान बचाकर भाग कर आया वापस दिल्ली। प्रजा भी नाराज, अधिकारी भी नाराज, सेना खत्म। परिस्थिति देखिए, प्रजा भी नाराज, people are angry, officer aristocracy, bureaucracy is angry, and your army is destroyed. This was the right time
for the governors of different provinces to declare revolt against him. एकदम सही समय था। जो प्रांतीय गवर्नर्स थे ना, प्रोविंशियल गवर्नर्स, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। बंगाल में विद्रोह, अवध में विद्रोह, चारों तरफ हर जगह विद्रोह। ये एक दबाता था, दूसरी जगह विद्रोह हो जाता था, दूसरे तरफ भागता था, तीसरी जगह, तीसरी तरफ भागता था, चौथी जगह, चारों तरफ विद्रोह। बहुत बुरी स्थिति हो गई इसकी लास्ट में। और फाइनली सिंध का एक विद्रोही था, तारदी बेग, तागी, सिंध का एक विद्रोही था तागी, ये उसका पीछा कर रहा था और वही पीछा करते करते मर गया। लेकिन मरने से पहले इसने साम्राज्य का हर खंभा हिला दिया। एवरी पिलर ऑफ द एम्पायर वाज शैटर्ड बाय हिम। तिजोरी खाली, ट्रेजरी इज एम्प्टी, रिवोल्ट इज गोइंग ऑन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर, पीपल आर एंग्री, ब्यूरोक्रेसी इज एंग्री, मतलब देयर इज डिस्टर्बेंसेस एवरीवेयर। अभी बैकग्राउंड दिमाग में रखिए। And then see the emergence of Firoz Shah Tughlaq as the next Sultan. चारों तरफ चैलेंजेस, एक चैलेंज जो आदमी निपटे, दो निपट ले, चारों तरफ पूरा डार्कनेस। और फिर फिरोज शाह तुगलक ने हर डिससेटिस्फाइड वर्ग को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। जो इलाका वो रिकवर कर सकता था उसने रिकवर किया, बाकी छोड़ दिया। डेक्कन तो खैर आजादी हो गया, वहीं में बहमानी किंगडम बन गई, वो तो उसकी अलग कहानी शुरू हो गई। तो फिरोज शाह जितना संभाल सकता था उतना संभाला उसने। और फिर उसने कोशिश की द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ एवरी सेक्शन। तो गुलेमाओं को खुश करना था, तो उसने कहा कि इस्लाम ने जो 4 टैक्स बचाए उनको छोड़कर बाकी कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। बाकी कोई टैक्स नहीं, 4 टैक्सों को जो इस्लाम द्वारा परमिटेड टैक्स है उनके अलावा कोई टैक्स नहीं। खराज, खुम्स, जजिया और जकात, बस 4। खराज, खुम्स, जजिया और जकात, बोला और कोई टैक्स नहीं। मौलाना बड़े खुश हुए। कैलिफ से 2 बार इसने परमिशन लिया। इसने कहा अब राज्य इस्लामिक आधार पर चलेगा। मौलाना बड़े खुश हुए। मौलाना ने नहीं, समझदार आदमी, बड़े आदमी, बड़े अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है। फिर इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को लोन दिया था सब माफ कर दिया उसने। माफ किया इसने किसानों से लेटर लिखवाया कि तुम लोग लेटर लिखो कि हमने मोहम्मद बिन तुगलक को माफ कर दिया। और फिर वो लेटर ले आके मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र में रखा। किसान खुश, मौलाना खुश, किसान खुश। बड़े रिफॉर्म्स किए इसने, शहर बसाए, प्रोडक्शन बढ़ाया, नहरें बनवाई, फलों की और फूलों की खेती शुरू करवाई इसने। बड़े डेवलपमेंट काम किए इसने। सबसे खतरनाक, अच्छा भी था खतरनाक भी था। अब इसको ब्यूरोक्रेसी को सेटिस्फाई करना था, एरिस्टोक्रेसी को सेटिस्फाई करना था। इसने एक शैतान को जिंदा कर दिया। इल्तुतमिश से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक जिस शैतान को दबाया गया था, कौन सा शैतान? फ्यूडलिज्म। इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक जिस शैतान को दबाया गया था, फ्यूडलिज्म, इसने उसे फिर जिंदा कर दिया। इस शैतान से फाइनली जिस आदमी ने कायदे से निपटा है वो आदमी अकबर है। जागीरदारी सिस्टम, जिस सामंतवाद, जिस फ्यूडलिज्म से इल्तुतमिश से मोहम्मद बिन तुगलक तक को निपटना पड़ा और इन लोगों ने दबाया किसान और कृषि, एग्रीकल्चरिस्ट एंड पेजेंट को आजाद किया इन लोगों ने इस शैतान से। इसने उसे फिर जिंदा कर दिया जब इसने कहा हेरिडिटरी लॉज विल बी अप्लाइड फॉर ब्यूरोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। हेरिडिटरी मतलब आप डीएम है, आपके बाद आपका बेटा डीएम, उसी इलाके का।
आप एसपी हैं, आपके बाद आपका बेटा। दिस वॉज द रीबर्थ ऑफ फ्यूडलिज्म। इसने भी एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने बंदगानी, स्लेव डिपार्टमेंट। 1.5 लाख स्लेव इसके पास, मैन्युफैक्चर कराता था ये। फ्यूडलिज्म जिंदा करा दिया इसने। सल्तनत की हालत खराब ही थी। और इस बैकग्राउंड में जब इसकी डेथ हुई तो फिर वही राजपूत काल वाला पीरियड आ गया। ये जो 1.5 लाख स्लेव थे इसके, इन्होंने किंग मेकर का काम करना शुरू कर दिया। तुगलक डायनेस्टी खत्म। और इसी बैकग्राउंड में जब सब कुछ खत्म, अब वो हेरिडिटरी लॉ लागू कर दिया ब्यूरोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी में। सबने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी शुरू कर दी, किसी ने राजा की बात मानी ही नहीं। जो लास्ट तुगलक रूलर, उसके बारे में कहा जाता है कि इस टेरिटरी वाज फ्रॉम दिल्ली टू पालम। जिस सल्तनत का दबदबा पूरे भारत पर था, उस सल्तनत की टेरिटरी थी दिल्ली टू पालम। और ये दिल्ली टू पालम को भी वॉश आउट कर दिया। 1398 में तैमूर लेम ने भारत में एंट्री मारी। मैंने कहा ना, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। समृद्धि कमजोरी के साथ रह ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं। जैसे सेंट्रल एशिया में उसको पता चला कि भारत तो खत्म और अकूत खजाने का केंद्र, 1398 में वो अंदर आया और उसने सल्तनत की कफन में अंतिम कील लगा दी। एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। तैमूर ने जाते जाते खिज़र खान को अपना गवर्नर नियुक्त किया इंडियन प्रोविंसेस का। वहीं पर एक डायनेस्टी पैदा हुई, सैयद डायनेस्टी। लेकिन फिर सारे प्रोविंसेस भारत में, आप इस पीरियड में अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो देखेंगे बंगाल इंडिपेंडेंट है, कश्मीर इंडिपेंडेंट है, गुजरात इंडिपेंडेंट है, मालवा इंडिपेंडेंट है, बहमनी किंगडम है। सब अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। सेंट्रल अथॉरिटी इज ओनली नॉमिनल। कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मन, शरीर और कॉन्शियस। आप, पश्चिम का एक फिलोसफर हुआ डेकार्ट्स, बड़ा प्यारा, रेने डेकार्ट्स, उसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहते हैं। उसका एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा जब मैं ग्रेजुएशन में था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस कॉन्सेप्ट से जो है, जो थॉट प्रोसेस मुझे मिला, बड़ा जबरदस्त थॉट प्रोसेस मिला। हमारी किताब थी याकूब मसीह की वेस्टर्न फिलोसफी, उसमें पहला चैप्टर वही था, रेने डेकार्ट्स। तो उसका एक फिलोसफी का एक उसकी जो फिलोसफी थी वो थी कॉग्निशो अर्गो सम। इस चीज ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। मतलब फिलोसफी सब्जेक्ट तो मेरे लिए बड़ा जबरदस्त रहा जिंदगी में, बहुत जबरदस्त। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिलोसफी सब्जेक्ट, इन सब लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बुद्ध, महावीर, इंडियन फिलोसफी पढ़ा मैंने, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा, तो उससे जो सोचने की क्षमता वो बड़ी विकसित हुई। तो रेने डेकार्ट्स कहता है कि कॉग्निशो अर्गो सम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ये बड़ी बात है, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। इस लाइन ने मुझे भी सोचने में मजबूर कर दिया कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, मैं अवधोषा हूं। ताकत, समय को वेस्ट मत करिए। आपका एंटरटेनमेंट भी ऐसा होना चाहिए। आप राजा है ना, एयर गन ले लीजिए, कमरे में कोई चार्ट पेपर लगा लीजिए, उस पर निशाना ही लगाते रहिए, शूटिंग अच्छी हो जाएगी, ताव जज्बा भी बना रहेगा। लूडो मत खेलिए, राजा को सूट नहीं करता ये खेल। लूडो खेलना है, खेल भी सर अलग है हिसाब से, वर्ग के हिसाब से बने हैं सर। परीक्षा वाला वो गोली खेल रहा है बैठ के घर में, वो पतंग उड़ा रहे हैं। गोल्फ देखिए, राजाओं का खेल है। मेंबरशिप ही इतनी ज्यादा है, 25 लाख रुपए मेंबरशिप, एक एक स्टिक 2-2 लाख रुपए की आती है। इतना बड़ा ग्राउंड,
अंदर रेस्टोरेंट, बार, राजाओं का गेम है ना, सारी साजिश वही करते हैं बैठ के। दो डीएम को बैठ के लूडो खेलते हुए देखो, सवाल ही नहीं उठता, खेलेंगे नहीं। चेस राजाओं का गेम है। तुम रिक्शा वाले को देखोगे, कभी नहीं देखोगे चेस खेलते हुए, और अगर रिक्शा वाले को चेस खेलते हुए देख लिए तो वो जिंदगी भर रिक्शा वाला नहीं रहेगा। दिमाग काम कर रहा है ना कि इसको यहां मारना है, इसको यहां मारना है, इसको, ये सब कैलकुलेशन चल रही है। बेसिकली खेल थोड़ी हो रहा है। तिवारी जी को हटाना है, ये गए, ठाकुर साहब आउट, खान साहब निकल गए। वो जो जिंदगी में आपके प्यादे हैं ना चारों तरफ, उनको कैसे हैंडल करना है, ये खेल है। तो प्लानिंग भी चल रही है और खेल भी चल रहा है। लूडो मत खेलिए, एयरगन ले लीजिए, दिन में 2 घंटा निशाना लगाना सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। योगा कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार बना लीजिए, हिसाब किताब कर लीजिए। ध्यान कर लीजिए 2-2 घंटे। कुछ नहीं करना ध्यान करने के में, कुछ करना नहीं, किसी सीखने की जरूरत ही नहीं। ये आपकी सांसें आपको दिखाई पड़नी चाहिए बस, और जब तक सांस चल रही तभी तक आप जिंदा है। और सांस और मन का बड़ा गहरा संबंध है। आप देखिए, जब आपकी मन की स्थिति बदलती है, आपकी सांस भी बदलती है। अगर आप गुस्से में हैं तो बहुत तेजी से सांस चलेगी। आप एयरपोर्ट भाग रहे हैं, आपको पता है फ्लाइट का टाइम हो चुका है, और आप एयरपोर्ट पहुंचे और पता चला फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई, एक बड़ी गहरी सांस अंदर जाएगी, हे भगवान। यानी अगर मन की स्थिति को बदलना है तो सांस को अगर बदल ले तो मन की स्थिति बदल जाएगी। यही तो बाबा करता बाबा भस्त्रिका में। भस्त्रिका क्या है? मन को छिन्न भिन्न करना और डीप ऑक्सीजन लेना अंदर। लेकिन ये सब 1 घंटे में रिजल्ट, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 4 दिन करें रिजल्ट आ जाए। सर 25 साल में कोई चीज आपने बनाई है तो कम से कम 2 महीने तो दीजिए उसे टूटने के लिए। सांस को पकड़िए, वो पकड़ना बहुत मुश्किल है। सांस को सिर्फ देखना 5 मिनट बैठकर बहुत मुश्किल है। मन मानेगा नहीं, वो 25 साल से ट्रेंड है भागने के लिए। जैसे आप सांस में लाओगे वो भागेगा, फिर आप सांस में लाओगे वो मानेगा ही नहीं। आप बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, अरे यार ये सब बेवकूफी वाले काम है। ताकत पैदा करिए, ताकत। धन नहीं है कोई बात नहीं, शारीरिक ताकत कौन रोक रहा है, मानसिक ताकत कौन रोक रहा है, आध्यात्मिक ताकत कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। सारा ताकत पैसा थोड़ी है। बाबा रामदेव इंडिगो की फ्लाइट्स में चलते हैं, कुछ नहीं लिया जाता उनसे, फ्री। इंडिगो ने उनके लिए फ्लाइट फ्री कर रखी। कई सारी एयरलाइंस है जिन्होंने उनके लिए फ्लाइटें फ्री कर रखी। कहां से ताकत आई? योग से ताकत, आध्यात्मिक ताकत। बहाना मत बनाइए पैसा नहीं है, और ये तो किसी से कहा मत करिए मैं गरीब हूं। अगर सिर्फ पैसा नहीं है इसलिए ये मत कहा, आप कहा करिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। खुद को गरीब कभी मत कहा करिए। आप किसी से कोई काम है, उसको पैसा देना है, आपके पास नहीं है, तो ये मत जाके कहिए कि भैया हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है। आप कहिए कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है और ये काम मुझे आपसे है, अगर आप कर देंगे तो मैं जब भी मेरे पास पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। जब आप बार बार कहते हैं ना आप गरीब हैं, तो एक बड़ी नेगेटिविटी आपके मन के अंदर डेवलप होती है। आप धन से तो होते हैं गरीब, मन से भी हो जाते हैं, और मन का गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। तैमूर लेन बहुत खतरनाक। दिल्ली लूटने के बाद जब वो वापस जा रहा था पंजाब से, तो पंजाब के एक गांव में एक लेडी का बच्चा कुएं में गिर गया था। तो चिल्ला रही थी कुएं पे खड़े होकर कि कोई मेरे बेटे को निकाल दे, कोई मेरे बेटे को निकाल दे। तो वो कुएं के पास गया तैमूर, और उसने भाला फेंका कुएं के अंदर और बच्चे को निकाल दिया। पर वो भाला बच्चे को लगा, बच्चा तो मर गया। तो लेडी और चिल्ला रही है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। उसने कहा ये थोड़ी कहा था जिंदा निकालना,
तुम तो कह रही थी कोई मेरे बच्चे को निकाल दे, कोई मेरे बच्चे को निकाल दिया मैंने तेरे बच्चे को। और उसने उस लेडी से कहा कि जिंदगी में पहली बार मुझे दया आई है। और जिसको दया इस तरह आती रही हो उसका गुस्सा कितना खतरनाक रहा होगा। तैमूर बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री का। शेपर्ड था, शेपर्ड। कभी मौका लगे उसकी डॉक्यूमेंट्री देखिए, उसकी कहानी पढ़िए, जज्बा है। मोहम्मद दौरी से आप एक चीज सीखिए, जज्बा। तैमूर से एक चीज सीखिए, जज्बा। बाबर से एक चीज सीखिए, जज्बा। हर शासक से, इल्तुतमिश से सीखिए समझदारी, बलबन से सीखिए एक्शन लेना, अलाउद्दीन से सीखिए एक राय, सही लोगों को अपने अगल बगल लेकर सही राय पर चलना। मोहम्मद बिन तुगलक की बेवकूफी मत सीखिए। सल्तनत खत्म हो गई, फिर वही कंडीशन हो गई, मौर्य एम्पायर खत्म, E is equal to E, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। एम्पायर खत्म हो गई, इकोनॉमी बची हुई है। तो आपने देखा पोस्ट मौर्य फॉरेन इन्वेजन, क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशान्स, वही केस यहां भी हो गया। एंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, बट इकोनॉमी वाज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। अब फॉरेन इन्वेजन तो होगा, सैयद बहुत ज्यादा संभाल नहीं पाए, तो बहलोल लोदी आया अफगानिस्तान से, काबुल से। उसने अपने सगे संबंधियों से कहा कि चलो चले, यहां कब तक अफीम पियोगे बैठ के, कब तक पत्थर तोड़ोगे, अफीम पियोगे, आओ चले, हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और बहलोल लोदी लेकर पहुंचा हिंदुस्तान अपने दोस्तों को। अफगानी लड़ना तो जानते ही, अफगानी। दुनिया की कुछ कौमें हैं जो बहुत लड़ाकू कौमें हैं, अफगानी उनमें से एक है। लड़ाकू कौम है इसलिए नहीं कि मुसलमान है, मुसलमान होने से बहुत पहले। इनकी हिस्ट्री पढ़िए आप, इनको एक ही चीज में मजा आता है, लड़ाई में, टेरेन। इनकी टेरेन ने इनको इतना मजबूत बना रखा है, इनकी जो ज्योग्राफिकल टेरेन है उसने इनको बहुत मजबूत बना रखा है। अफगानीज मजा आता है इनको लड़ाई करने में। बहलोल लोदी हिंदुस्तान पहुंचा, वहीं पे लोदी डायनेस्टी स्टैब्लिश की उसने। बहलोल लोदी के बाद लोदी डायनेस्टी का राजा रहा सिकंदर लोदी। जबरदस्त आदमी रहा, प्राइजेस, उसने भी प्राइजेस मेंटेन रखी, लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा ध्यान दिया अलेक्जेंडर सिकंदर लोदी ने। बहुत खूबसूरत था, बड़ा सुंदर सा सुल्तान था सिकंदर लोदी। स्पाई सिस्टम बड़े खतरनाक थी उसके बारे में। कहा जाता है सिकंदर लोदी के बारे में कि शायद सेलेस्टियल बॉडीज उसके लिए स्पाइंग करती थी। सिकंदर लोदी के समय ही शायद भारत में कबीर थे। बड़ा प्यारा किस्सा है कबीर का। उस जमाने में विद्याधर ब्राह्मण थे वाराणसी के, चारों मठों में शास्त्रार्थ कर आए थे, आईएएस टॉपर थे, फर्स्ट रैंक थी आईएएस में। चारों मठों के संतों को हरा कर आए थे। बनारस के थे, शंकराचार्य बनकर आए थे। अपनी मां से उन्होंने पहुंचकर कहा कि मैंने चारों मठों के विद्वानों को हरा दिया। शंकराचार्य फर्स्ट रैंक आईएएस में। अरे इनकी मां ने कहा कि मैं नहीं मानती, ये सब फर्जीफिकेशन की डिग्री होती है, ये सब मैं नहीं मानती। नौकरी कोई भी हो, आईएएस थोड़ा सा शाही नौकरी है बस, बाकी है तो नौकरी ही फाइनली, लेकिन शाही है इसलिए बहुत लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है, लेकिन नौकरी ही है। खैर विद्याधर ने अपनी मां से कहा तो क्यों, बोली यहां एक बगल में जुल्हा रहता है कबीर, इसको हरा कर दिखाओ, तब मैं मानूं कि तुमने चारों मठों के विद्वानों को हरा दिया। अरे उसने कहा अभी जा रहा हूं। कबीर के घर पहुंचा वो। कबीर बाजार गए थे चद्दर बेचने के लिए, उनकी बेटी थी कमाली। उसने कहा तुम्हारे पिता कहाँ हैं? बोली बाजार गए हैं। बोले बुलाओ अपने पिता को। बोली अभी आते होंगे। बोले अभी बुलाओ, मैं विद्याधर
आईएएस टॉपर, फर्स्ट रैंक। अरे उसने कहा खुदा थोड़ी हो गए हो, हजारों आईएएस बनते रहते हैं साल में। बुद्ध बन जाओ तो बड़ी बात है, महावीर बन जाओ तो बड़ी बात है, कबीर बन जाओ, बने हो फिर रिटायर कर जाओगे, फिर सड़क पर आ जाओगे। इतनी बड़ी चीज हिंदुस्तान में, चूंकि अननेसेसरी इतना ज्यादा लोग हवा बना देते ना किसी चीज का। आप एंटरप्रेन्योर बनिए, ठीक है आपके मन में एक तमन्ना है मुझे बनना है, वो अलग चीज है, लेकिन पागल मत बनिए। बहुत सारे आपके सामने आईएएस ऑफिसर है, आईएएस बने, एंटरप्रेन्योर बन गए। रोमन सैनी को देखिए, 1000 करोड़ की इंडस्ट्री चला रहा है वो, 18th रैंक थी, टॉपर था, डॉक्टर था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अपनी जिंदगी को दांव पे, आप पागलपन का दौर मत करिए। हाँ, आप बिल्कुल तैयारी करिए, एकदम करिए। और सुभाष चंद्र बोस की तरह अगर आप बनकर रिजाइन करें फिर तो वाह क्या बात। और मेरी मानिए तो आईएएस बनिए, 10 साल जॉब करिए, रिजाइन करिए और पार्लियामेंट में आइए, तभी देश बचेगा। मैं तो ये चाहता हूं। कल मेरे बचपन के मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था फेसबुक पे कि अवध इस बार तुम्हारा टिकट पक्का है। मैंने लिखा उनको कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, राजनीति में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन तो मेरी गैंग लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं तो आपसे ये चाहता हूं कि ये 545 जो लोग हैं इसमें आप जाकर बैठे हैं, आईएएस बनिए, एक सोशल स्टेटस क्रिएट करिए, 10 साल बेहतरीन जॉब करिए, एक आइडियल जॉब कि लोग जाने कि अरे भैया आईपीएस ऑफिसर थे, ये डीएम थे वहां के भैया। फिर अपना अपना इलाका बना लीजिए। और 545 में जिस दिन 400-300 आईएएस अंदर पहुंच गए, बस कंट्री सुपर पावर हो जाएगी, बस कंट्री सुपर पावर हो जाएगी। उसको आईएएस को उसको पता है कम्युनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, बिहार की गरीबी कैसे दूर, उसको पता है क्या करना है। मौर्यन से ही तो करते थे, अमात्य वर्ग से ही मिनिस्टर बनाते थे। मौर्यंस का तो नियम था कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही मंत्री बन सकती है, बाकी कोई मंत्री नहीं बनेगा। यह नियम था मौर्यों का। कितना लंबा शासन चलाया, कितना बढ़िया शासन चलाया उन्होंने। तो विद्याधर ने कहा कि जो है, उसने कहा बैठो यार, आ रहे इतने क्यों चिल्ला फैल रहे हो। खैर वो गई बाजार, उसने कबीर से कहा कि पता नहीं कोई आया है, बता रहा आईएएस टॉपर है, आईएएस टॉपर है, फर्स्ट रैंक है। तो कबीर ने कहा चलो अच्छा आ रहा है। कबीर पहुंचे तो घूम रहा था, बैठा भी नहीं। भाई जुल्हे घर कैसे बैठ जाए, इज्जत चलिए कि प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा। कबीर ने कहा बताओ, बोले मैं शंकराचार्य विद्याधर, चारों पीठों के विद्वानों को हरा कर आया हूं, शास्त्रार्थ करने आया हूं तुमसे। अरे कबीर ने कहा यार पागल वागल तो नहीं हो, हम तो जुल्हे कैटेगरी के आदमी, शिक्षा का अधिकार हमें है ही नहीं, हमसे क्या बहस करोगे। तो इसको झटका लगा कि यार ये तो मैं मेरे दिमाग में ही नहीं आया। लौट कर अपनी माँ से कहा कि किसके पास भेज दिया था, तो देखते ही पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। उसकी माँ ने कहा मैं ऐसे नहीं माना, ब्यूरोक्रेसी की आदत होती ज्यादा बोलने की। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगी, लिखा के लाओ। आया, उसने कहा कि लिख के दो कागज पे कि तुम हार गए। बोले यार सही में पागल हो क्या, जब मैं पढ़ाई नहीं लिखूंगा कैसे, तो तुम लिख लो। तो विद्याधर ने लिखा कि मैं कबीर विद्याधर से शास्त्रार्थ में हार गया। बोले सिग्नेचर, बोले भैया अंगूठा लगा देंगे। लगा तो कागज लेके माँ के पास पहुंचा तो उसमें लिखा था कि मैं विद्याधर कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। उसकी माँ ने कहा मैं तो जानती थी तू हार जाएगा। तो भागते हुए आया, कहा यार राइटिंग मिस्टेक हो गई। बोले दोबारा लिख लो। ऐसे 6-7 बार हुआ और हर बार वो यही लिखता था कि मैं विद्याधर कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। फिर वो गया सिकंदर लोधी के पास, शिकायत की उसने कबीर की, ये फ्रॉड आदमी है, जादूगर आदमी है, कुछ और ही लिखवा देता है मुझसे, हिप्नोटाइज कर लेता है मुझको। कबीर को दरबार में बुलाया, ये क्या करते हो यार बदतमीजी तुम।
कबीर ने कहा सरकार मैं कुछ करता है नहीं, आप कहें तो मैं उल्टे की तरफ देखूं, मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, ये यहां लिख ले दरबार में। उसने फिर लिखा मैं विद्याधर कबीर से शस्त्रार्थ में हार गया। सिकंदर लोधी ने कहा इसको 10-12 तमाचा लगाओ कायदे से, पागल खुद ही लिखते हो, उल्टा सीधा शिकायत करते हो लोगों की। तो उसकी मां ने कहा कि देख बेटा तू क्यों नहीं समझ रहा है, तेरा अहंकार, इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं आता। इस दुनिया में अगर किसी को आता है तो वह बुद्ध, महावीर, दादू, जीसस, मोहम्मद, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। फर्क है डिग्री का, किसी ने 50 किताबें पढ़ी हैं, किसी ने 500 किताबें पढ़ ली हैं, कूड़ा ज्यादा भरा हुआ है, बाकी आता किसी को कुछ नहीं है। सिकंदर लोधी के बाद जो गद्दी पर बैठा वो था इब्राहिम लोधी, यंग लड़का, नौजवान। अब उसके अब्बा और ने जो है अफगानियों के बीच में ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, साथ में खाना खाना है, साथ में बैठना है, और ये सारा कुछ बलो लोधी के टाइम से हो रहा था। ये नया नया लड़का था, इसने ताव दिखाना शुरू किया कि मैं राजा हूं, हटो यहां से, प्रोटोकॉल दिखाना शुरू कर दिया। और जब आप अपने ही लोगों से प्रोटोकॉल दिखाते हैं, प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होना भी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में नहीं। इसके मंत्री बड़े नाराज हुए इससे, बड़ा बदतमीज आदमी है यार, इसके अब्बा मिलते थे तो पहले सलाम करते थे, ये तो सलाम भी नहीं करता, ऊपर से हमसे कहता है सलाम करो। तो इसकी बदतमीजियों से लोग बहुत परेशान थे। और इसके चाचा थे दौलत खान लोधी, पंजाब के गवर्नर, वो भी बहुत परेशान थे। और इसी वक्त मध्य एशिया में एक नौजवान उभर रहा था, बाबर। बहुत पसंद है मुझे वो आदमी, मतलब इतिहास में एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे मुझे बहुत लगाव है। हिस्टोरियंस ने भी उसे कहा है द प्रिंस ऑफ एशिया, हिस्टोरियंस ने भी कहा है प्रिंस ऑफ एशिया। क्या पर्सनालिटी है, विजन है, सोचने का तरीका एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं, कोई शंका नहीं, जिंदगी में क्या करना है ये एकदम क्लियर है, किसी की सुनना नहीं। तो बहुत लोग आपको राय देते होंगे एमबीए भी कर लो, मान लो आईएएस में नहीं हुआ, ऐसे लोगों से कह दिया कि तुम मरने वाले हो। तो मुझे एक पंडित ने बताया था कि जिसके बाल जो है यहाँ ज्यादा डार्क काले दिखाई पड़ने लगे, समझ लो महीने में निकल लेगा। ऐसे लोगों को टॉर्चर किया करो, जो कुछ तो लोग तुम्हारा भला सोचते हैं, कुछ तो लोग हैं। दुनिया में सबसे अच्छी चीज आपकी तब होगी जब आप ये पता कर लें कि कौन 2-3 लोग लाइफ में हैं जो आपका भला सोचते हैं, बस 2-3-4 मैक्सिमम। उनको अपना रिश्तेदार माने, उनको अपना भाई माने, उनको अपना दोस्त माने, बाकी हर आदमी को समाज का हिस्सा माने, बहुत सफल रहेंगे। हर आदमी को बोले, वो एयरटेल का ऐड आता है, वोडाफोन एयरटेल, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, हर एक फ्रेंड जरूरी होता, कोई जरूरी नहीं होता। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ये फाइंड आउट करना कि मेरा भला कौन सोचता है। ऐसे जो लोग, माँ बाप छोड़ दिए, वो तो सोचेंगे ही सोचेंगे, माँ बाप के अलावा 1-2 लोग अगर आपको जिंदगी में मिल जाए तो आप तो समझ लिए दुनिया। पंकज त्रिपाठी को देखिए, कालीन भैया, उसकी बीवी ने नौकरी किया मुंबई में कि मेरा आदमी एक्टिंग कर सके, तो आज वो इतनी ऊंचाई पर है। ऐसे जिंदगी में 1-2 लोग मिल सकते हैं आप, और मिल गए तो बहुत लकी हैं आप, उनको छोड़िए मत। 1-2 बस, एक फोन रखिए जिसमें सिर्फ वही 2 नंबर हो बस, बाकी किसी को जरूरत नहीं। बाकी तो समाज है, जब तक आप ताकतवर हैं लोग आपके साथ रहेंगे, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। आज कांग्रेस कार्यालय में आपको 2-4-5 लोग दिखाई पड़ेंगे,
आज बीजेपी कार्यालय में रौनक है। किसी जमाने में बीजेपी कार्यालय में कोई नहीं बैठा होता था। ये तो ताकत की बात है, ये तो चलता रहता है। आज योगी जी के बंगले पे यूपी में 500 लोग ऐसे ही बैठे रहते होंगे, अखिलेश यादव का बंगला खाली होगा। तो वो कोई गलत बात नहीं है, ये तो पावर का गेम है। दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है उन दो लोगों को निकालना आपके माँ बाप के अलग, जो आपका भला सोचता है। बाबर, कल कहानी शुरू करूंगा इस आदमी की, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है हिस्ट्री में। जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं उस आदमी ने, उतना तो लड़ना ही किसी के लिए मुश्किल है। और सबसे मजेदार बात, लड़ाई दोनों तरफ लड़ी है उसने, परिवार में भी लड़ी है और बाहर भी लड़ी। बहुत एम्बिशियस और टैलेंटेड लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करते, घर में भी नहीं करते कि बहुत नेता बनना है, बहुत दिमाग है इनके पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आपको अगर पता है कि आपकी जिंदगी में अंदरूनी 100 विरोधी हैं, तो आप खुश रहा करिए, अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मस्त रहा करिए, उल्टे सीधे कांड किया करते रहिए, सोचते रहिए मर रहा होगा फलाना, मरने दीजिए। कल कहानी शुरू करूंगा बाबर की और मुगल साम्राज्य की स्थापना। एक बार फिर से मैं सभी लोगों को साधुवाद दे रहा हूं जो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, राम रहीम ग्रुप के अंतर्गत लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की। भगवान आपका भला करे, भगवान आपको राजा बनाए, आपकी सारी हार्दिक इच्छाओं को पूरी करे। जय हिंद।